हाय फ्रेंड्स, ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान, टिक 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 टिक। दोस्तों, अगर भारत में आपने 90s में जन्म लिया है और ये लाइन नहीं सुनी है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के द मोस्ट आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड बुलेट की, रॉयल एनफील्ड की। और आज हम इसकी कंपनी यानी आइशर मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, ज़बरदस्त टेक्निकल्स और वैल्यू इन्वेस्टिंग की वो सारी टेक्निक्स को यूज़ करके, जिससे कि अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सचमुच में सीरियसली चीज़ों को समझ के और अच्छे से लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन करने के लिए अच्छे शेयर्स ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए। इसको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो 2 मिनट 4 मिनट के बाद इस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हैं और जिन्हें रातों रात करोड़पति बनना है और जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप तो बस शेयर का नाम बता दो, हम तो पैसे डाल देंगे, करोड़ों रुपए अपने आप बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और वीडियो पे जाइए। आप यहाँ आए, मेरे साथ में समय बिताया, उसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ से आगे का वीडियो सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। दोस्तों, मैं बधाई देता हूँ कि आप सीरियस इन्वेस्टर्स में से हैं और आपकी वेल्थ क्रिएशन निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और जानने की कोशिश करते हैं आइशर मोटर में वो क्या खास बात है जो इसको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दिए ही जा रही है, और क्या ये आगे भी देती रहेगी। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, किसी भी बिजनेस का और किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। और आइशर मोटर्स में आपको अगर बिजनेस ग्रोथ दिख रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। दोस्तों, जहां पर बाकी सारी कंपनियां अपने डेटा के साथ घालमेल करती है, घुमाती फिराती है, इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती है, वहीं आइशर मोटर्स को अभी हम एनालाइज करेंगे और आप देखना कितनी क्लैरिटी के साथ में ये अपने बिजनेस फाइनेंशियल्स को रखती है। और इससे पता पड़ता है कि ये कंपनी शेयर होल्डर्स के प्रति कितना ईमानदार है, कितनी वेल मैनेज्ड है, और इसी की वजह से इसकी ग्रोथ होती जा रही है। सो सीधे स्क्रीन पे चल के देखते हैं आइशर मोटर्स का बैकग्राउंड। सो दोस्तों, आइशर मोटर्स के बैकग्राउंड के बारे में हम जाने तो देखिए, ये है आइशर मोटर्स का बैकग्राउंड। दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने मोटरसाइकिल्स की इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम कमाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले ये जानना शुरू करेंगे कि एक्चुअली इसका ओवरऑल जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ बटा हुआ है। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि आइशर मोटर्स के 2 बिजनेस पार्ट्स हैं। पहला है वो है आपका ट्रक्स डिवीज़न, जो कि जॉइंट वेंचर है किसके साथ? वोल्वो के साथ। वोल्वो स्वीडन की कंपनी है और उसमें 54.6% जो पार्टनरशिप है वो आइशर मोटर्स की है। यानी कि पहला बिजनेस है इसका ट्रक्स का और जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनका, जिसका बिजनेस सेगमेंट का नाम है VECV। और दूसरा जो सेगमेंट है दोस्तों वो है रॉयल एनफील्ड का, यानी कि वो जिसे हम बुलेट के नाम से जानते हैं। सो ये वो बिज़नेस है दोस्तों जो इनको मोटरसाइकिल्स में बनाने के लिए यूज़ होता है। अब बिजनेस यूनिट जो सेकंड है, जो रॉयल एनफील्ड है, उसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनाता है या सेल करता है, बल्कि रॉयल एनफील्ड इज़ अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड। ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ब्रांड है दोस्तों। इसका नॉर्थ अमेरिका में इसको RENA रेना के नाम से जानते हैं, मतलब रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका लिमिटेड। थाईलैंड में ये रॉयल एनफील्ड है, UK में ये रॉयल एनफील्ड के नाम से है, और ब्राज़ील में भी इसका सेटअप है, और कनाडा में भी इसका बिजनेस है। यानी कि ये एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं हम दोस्तों वो करते हैं कि इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं।
दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये मैनेजमेंट है कंपनी का, और कंपनी के मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये सेकंड नंबर पे जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये है सिद्धार्थ लाल की। और दोस्तों सिद्धार्थ लाल वो व्यक्ति हैं जो कि इस कंपनी के CEO हैं। और आप खास तौर पर एक कंपनी में क्या देखना चाहते हैं कि CEO अपनी कंपनी के प्रति कितना पैशनेट है, ये बात आपको इस चीज़ से पता पड़ जाएगी कि ये जो CEO हैं मिस्टर सिद्धार्थ लाल, ये खुद एक मोटरसाइकिलिस्ट हैं। और आप इनको अधिकतर मोटरसाइकिल की ड्रेस में ही बाइक पर बुलेट पे चलते हुए या वैसी फ़ोटोज़ में ही देखोगे, यानी ये उस ब्रांड को जीते हैं। सो ये पैशन बहुत ज़रूरी है एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। बाकी और लोग भी मैनेजमेंट में हैं। और दोस्तों ये है वो रॉयल एनफील्ड, जो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम 26 जनवरी के प्रोग्राम देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर जब परेड होती है, तो आपने देखा होगा हमारे देश के सैनिक बुलेट पर अपने बहुत अलग अलग टाइप के करतब दिखाते हैं। तो वहाँ भी सिर्फ एक ही ब्रांड यूज़ होता है और वो है बुलेट। तो ये इस ब्रांड की ताकत है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या खास बात है। ये दोस्तों इनकी कंपनी की वैल्यू और इसकी जर्नी है। तो आप ये देखिए कितनी पुरानी कंपनी है दोस्तों। खास तौर पर 1901 में सबसे पहली मोटरसाइकिल बनी थी रॉयल एनफील्ड। उसके बाद में 1932 में सबसे पहले बुलेट आई। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आगे बढ़ती रही और उसके बाद में आइशर ने एनफील्ड इंडिया को 94 में एक्वायर किया। अब 2008 के बाद से ये 500 सीसी का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और फिर ये कंपनी बढ़ती ही गई। और दोस्तों 2021 में इन्होंने क्लासिक 350 करके बाइक लॉन्च की है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि अभी तो शुरुआत है। आप देखिए इस कंपनी के अंदर क्या क्या और चीज़ें आपको दिखने वाली है। यहाँ दोस्तों ये देखिए आप, ये वो है जो सारे प्रोफेशनल्स हैं। आप ये देख रहे हैं कि जब कोई किसी ब्रांड के प्रति पैशनेट होता है तो वो पैशन हर जगह दिखता है। सिद्धार्थ लाल जो CEO हैं वो बुलेट के पास में खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड ओनली है, ये तो ग्रुप CEO है और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रांड के। वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लोग, यहाँ तक कि सुधाकर जो है भागवतुला जी हैं, ये CIO हैं इसके, वो भी बुलेट पर ही नज़र आ रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये सिर्फ ब्रांड नहीं है, ये एक इमोशन है। और ऐसी कंपनियां ही सक्सेसफुल होती हैं जो कि इमोशन को अपने टॉप पर लेके चलती है। अब यहाँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं दोस्तों। बुलेट क्लासिक 350 आपने देखी है। ये सारी बाइक्स आइकॉनिक बाइक्स हैं। मीटियोर 350 इन्होंने लॉन्च की है। सुपर मीटियोर 650, आप ये देखिए क्या बाइक है, ये ज़बरदस्ती इन्होंने लॉन्च की है। और ये हंटर 350 है। और अभी अगर आपको ध्यान हो तो हिमालयन इनकी बड़ी ज़बरदस्त बाइक है दोस्तों। ये है हिमालयन। अगर आपने कभी हिमालयन रैली वगैरह के बारे में देखा हो तो दोस्तों अधिकतर जो बाइकर्स हैं वो हिमालय में इसी बाइक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है। और ऑफ रोडर वो होती है जो किसी भी टेरेन पे चल सकती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि साहब आप तो कंपनी की स्टोरी बताते रहोगे, ये क्यों नहीं बताते कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। चलिए तो उसके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए हम सीधे कंपनी की परफॉर्मेंस पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है दोस्तों डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट। तो मोटरसाइकिल का वॉल्यूम आप ही देखिए कि ये इंडिया में जो मोटरसाइकिल्स बनती आ रही है ये 2014 से, और ये मार्केट इस तरह से चल रहा है इसका। और ये इसके बाद ग्रो होता है और इसके बाद में यहाँ ये शायद कोविड के आसपास में थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसके बाद में वापस से ग्रोथ आती हुई इसमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली वो ये है कि ये जो आप ब्राउन लाइन देख रहे हैं ना, ये ब्राउन लाइन, ये वाली दोस्तों, ये लाइन शो कर रही है शेयर ऑफ 250 सीसी इन मोटरसाइकिल्स। यानी आप देखेंगे कि आज से 5 साल 10 साल पहले 100 सीसी बाइक्स का प्रचलन था। 100 सीसी स्प्लेंडर, हीरो होंडा और पता नहीं कौन कौन सी। और अब आप देखेंगे कि ये इसके बाद में ब्रांड जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है वो है कि अब सारे लोग 250 सीसी यानी भारी भरकम मोटरसाइकिल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों को चाहिए स्टाइलिश पावरफुल बाइक्स, और क्योंकि मिड मार्केट सेगमेंट में
रॉयल एनफील्ड बड़ा दमदार प्लेयर है, इसलिए इस ट्रेंड का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है बुलेट को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी की, तो आप ये देखिएगा ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि जो लोगों की राइजिंग इनकम है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के 20 से 59 साल के जो लोग हैं, उनकी इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। यानी जो $1336 में 2019 में होती थी, उसके बजाय 4000 यानी डबल से भी ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि दोस्तों ये वो यूथ है जिसमें हमारे बहुत सारे मित्र जो आप देख रहे हैं वो भी होंगे, जिनकी एक इच्छा होती है कि वो एक पावरफुल बाइक पे बैठ करके और बड़े अच्छे से कहीं घूमने जाए। तो दोस्तों ये वो सेगमेंट है जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास इच्छा भी है। या तो पैसा नहीं होता है या फिर इच्छा नहीं होती है। ये वो 25 से 35 साल के बीच का सेगमेंट है जिसके पास दोनों हैं। और दोस्तों अगर आप ये कस्टमर बेस देखेंगे इसका रॉयल एनफील्ड का, तो आप ये देखेंगे कि 41% वो लोग हैं जो कि 26 से 35 साल की एज के बीच में है। वो आपको इस चार्ट में नज़र आएगा कि 26 से 35 साल की एज में 41% कस्टमर्स हैं किसके, रॉयल एनफील्ड के। तो दोस्तों इससे साफ पता पड़ता है कि ये कंपनी यूथ ओरिएंटेड है और सीधा यूथ को टारगेट कर रही है। और यूथ भी कोई वो यूथ नहीं जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूथ नहीं जो कि सिर्फ गेमिंग में अपना टाइम ख़राब करते हैं, वो नहीं, क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। ये वो यूथ की बात कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी, जिनकी जॉब लग चुकी है एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, और जो पैसा अर्न कर रहे हैं और जो ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों उनको टारगेट कर रही है जिनके पास पैसा भी है और इच्छा भी है। अब अगर हम इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ आप ये देखिए, ये दोस्तों इसका जो ग्राफ है वो है इसकी सेल्स का। लॉन्च ऑफ क्लासिक 2009 वॉज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप CY 06 2006 से 2010-11 मतलब 8-9 तक कुछ खास नहीं था इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। 2009 में क्या हुआ, 2009 में इन्होंने लॉन्च की क्लासिक 2009। क्लासिक 2009 वो ब्रांड था जिसके बाद में दोस्तों इसकी शेयर्स, इसकी जो सेल्स है वो ज़बरदस्त ग्रो करती गई है, ज़बरदस्त ग्रो करती गई है। और कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई दोस्तों 52 लाख से सीधा 820 लाख्स। यानी कि ये इतना ज़बरदस्त, यानी 10 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो कर गई। और वही आपने देखा होगा इसके स्टॉक्स में भी। दोस्तों कोई भी बिजनेस, कोई भी शेयर तभी लंबे समय तक ग्रो करता है जबकि उस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसलिए कंपनी बरसों से अच्छा इंटरेस्ट और अच्छी कंपनी मतलब अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ स्टॉक में ट्रेडर्स थोड़े समय के लिए इधर उधर कंपनीज को ऊपर नीचे कर देते हैं, पर दोस्तों साल भर से ऊपर कोई भी ऐसा स्टॉक तभी टिक पाता है जब उसका बिजनेस अच्छा हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस ज़बरदस्त है। ये दोस्तों इसके कुछ और नंबर्स हैं। आप अगर मैं सारे नंबर्स रिकॉर्ड करूँगा तो आप शाम तक वीडियो चलता ही रहेगा, कल तक भी चलता रहेगा, इसलिए बेटर है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूँ। दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बिज़नेस को समझना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अजीब लगे फिर भी थोड़ा टाइम इस पे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने बुलेट के बिज़नेस को समझ लिया ना, तो आप TVS मोटर्स के बिज़नेस को कंपेयर कर पाएंगे, बजाज ऑटो को कंपेयर कर पाएंगे, हीरो मोटर्स के बिज़नेस को इससे कंपेयर कर पाएंगे, और ये देख पाएंगे कि उन सब के मुकाबले में ये इतनी आगे क्यों गई है और आगे जाएगी क्या। चलिए, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अब इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया में इनका 1090 स्टोर्स हैं और 969 स्टूडियो स्टोर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझनी चाहिए कि एक होता है बड़ा स्टोर जिसमें बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है और बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगता है, और दूसरा होता है स्टूडियो स्टोर्स, यानी कि वो जो कम इन्वेस्टमेंट में एक ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए बनाए जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि कंपनी कितनी अग्रेसिव है अपनी स्ट्रेटजी को लेके कि इसने स्टूडियो स्टोर्स खोलना शुरू किए हैं। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं
कि 2018 तक इनके पास एक भी स्टूडियो स्टोर नहीं था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 825 कौन से थे, जो कंपनी के लार्ज साइज स्टोर्स थे, यानी बड़े स्टोर्स जो बड़ी सिटीज़ में होते हैं, जिसमें काफ़ी स्पेस, रेंट भी काफ़ी लगता है, जिसका एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे रखने पड़ते हैं। तो ये था। फिर 2019 में इन्होंने थोड़े से स्टोर्स बढ़ाए, लेकिन आप ये देखिए कि मैनेजमेंट ने कितना दिमाग लगाया होगा कि 2020 में डायरेक्टली इन्होंने 600 स्टूडियो स्टोर्स खोले हैं। वो स्टोर्स जो साइज़ में छोटे हैं और जो ब्रांड की आइडेंटिटी को अच्छा बता पाते हैं। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो हो सकता है पहले इनके स्टोर्स हो दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, नागपुर में, भोपाल में। अब इन्होंने स्टूडियो स्टोर्स खोल के क्या किया है कि दिल्ली में 5 स्टूडियो स्टोर खोल दिए, नागपुर में एक बड़ा स्टोर हो गया, 4 छोटे स्टूडियो स्टोर हो गए। इस तरह से इन्होंने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है, और क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था तो ये स्टूडियो स्टोर्स को बढ़ाते ही गए। तो दोस्तों ये कंपनी की एक जो एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजी होती है उसको शो करने वाली बात है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट। तो ये आप देखेंगे कि सभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं। ये यूके में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, नॉर्थ अमेरिका में है, यूके में है, एपेक यानी कि एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज़ में है, और जो लैटिन अमेरिका जो आपका अमेरिका है उसमें है। लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील और उसके आसपास का एरिया। फिर इसमें आप ये देखेंगे कि इन्होंने रेवेन्यू, इंटरनेशनल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों इंटरनेशनल रेवेन्यू देखो आप, 2018 में सिर्फ 147 था, और 2023 में यानी सिर्फ 7 साल में 2080 हो चुका है। दैट मीन्स ये करीब करीब इसको डबल के आसपास कर चुके हैं, मतलब 70-80% के आसपास। और नॉट ओनली दैट, आप अगर इसमें ध्यान दें तो जो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी इस कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू आता है उसमें से इंटरनेशनल रेवेन्यू पहले सिर्फ 3% आता था। मतलब अगर 100 बाइक्स ये लोग सेल करते थे तो 3 इंटरनेशनली बिकती थी और 97 इंडिया में बिकती थी। लेकिन इनकी बिजनेस की स्ट्रेटजी ऐसी है कि अब 100 बाइक्स में से 14 बाइक, 14 बाइक्स इंटरनेशनल बिक रही है, और बची हुई जो बाइक्स हैं वो 86 बाइक्स इंडिया में बिक रही है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बनाई है। इसके अलावा दोस्तों ये एसेसरीज भी सेल करते हैं, यानी कि जो हेलमेट्स है, जो ड्रेस उसकी होती है बाइकर की वो है, स्पेयर पार्ट्स भी हो गए, और इसके अलावा फाइनेंसिंग भी कर देते हैं ये कंपनीज़ की। और ये इनके दोस्तों वो हैं जो सेंटर्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। और नॉट ओनली दैट दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट, 2 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं दोस्तों। या तो वो सरकारी ढक्कन टाइप के कंपनीज़ के मैनेजमेंट होते हैं, मतलब मैं सब सरकारी कंपनीज़ की नहीं कह रहा, कुछ एक कंपनीज़ प्राइवेट में भी कुछ ऐसी होती हैं जो 10 साल से एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। आपने भी अपने शहर में, अपने आसपास के एरिया में देखा होगा, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो 20 साल पहले भी समोसा वैसे ही बेचते थे जैसे आज बेच रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर दुकान पे बोर्ड भी चेंज नहीं किया होगा। तो दोस्तों ऐसे ढक्कन टाइप की जो बिजनेस होते हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन यहाँ आप ये देखेंगे बुलेट, यानी कि जो आइकॉनिक ब्रांड है आयशर मोटर्स, उसका आप देखो उन्होंने कितनी जल्दी एग्रेसिवली अपने बिजनेस को अडेप्ट किया है, और अब ये तुरंत ईवी पर भी शिफ्ट हो रहे हैं। यानी अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को भी एनकैश करने के लिए तैयार है। मतलब भूखे हैं कि ग्रोथ का मौका तो मिले, हम छोड़े नहीं। तो आप ये देखिए कि यहाँ आपको ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये जो है इनकी एक इलेक्ट्रिक बाइक का मॉडल है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यहाँ बैटरी लगी हुई रहती है और इसमें कोई इंजन नहीं है। तो इसके बहुत जल्दी ही ये लेकर के आ रहे हैं और इसको ये इंटरनेशनली लॉन्च करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस की ओवरव्यूज़ है। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त बिजनेस की सेगमेंट है। ये हिस्ट्री है, आप देख सकते हो 1901 में इस तरीके की, यानी ऐसी साइकिल जैसी मोटरसाइकिल थी, और अब आज की तारीख में इतनी एडवांस बाइक्स को लेकर के ये पूरा ब्रांड बना रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो दोस्तों तो हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज इतना बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड कैसे बन जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये दोस्तों कि ये कंपनीज ना सिर्फ प्रोडक्ट सेल करती हैं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का उसको एनहांस करती है। यानी कि आपने देखा होगा कि वो अपनी टी शर्ट्स भी बनाती हैं, वो अपने क्लब्स भी चलाती हैं। सेम तरीके से इंडिया में बुलेट कर रही है। आपने देखा होगा
कि बुलेट के जो ओनर्स हैं उनके बाइकर्स का क्लब होता है। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके चेक करिए, अलग अलग जगह वहाँ बुलेट ओनर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लोग साथ साथ इकट्ठा होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। और बुलेट उनकी एक लाइफ की पहचान बन चुकी है। और बड़े बड़े सोशल क्लब्स हैं और इसी तरह से सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, समाज सेवा के काम भी करते हैं, एडवेंचर टूरिज्म करते हैं, मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बुलेट ने सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं बनाई है, बल्कि एक पूरा कस्टमर्स के दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट की है कि वो उसको जीता है। तो दोस्तों आइकॉनिक जो ब्रांड्स होते हैं उनकी यही पहचान होती है। तो इसका इन्होंने नाम दिया है मोटोवर्स। ये वैसे ही है जैसे एस्ट्रोवर्स या फिर मेटावर्स वगैरह होते हैं उसी तरह से। तो अब तो सबके आगे वर्स ही लगा दो। फिर उसके बाद में ये देखिए आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, इन्होंने जो मैं कह रहा था, ये जो अलग अलग इन्होंने स्पोर्ट्स यूज़ किए हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ये सोशल मीडिया पर इनके ग्रुप्स हैं। आप ये देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लिंक्डइन पे है। दोस्तों मेरे कहने पे मत जाइए, खुद जाके चेक करिए, आपको मज़ा आएगा। भाई आप जिस कंपनी का शेयर कंसिडर कर रहे हो उसके बारे में आप पूरा जान तो लो, मज़ा तो तभी आएगा। ये दोस्तों इसकी सारी बाकी की डिटेल्स है, इनकी एक्सीलेंस इनको हर जगह मिली हुई है और ये सारा आप इसका डिटेल्स को देख सकते हैं। अब इसमें बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पर सेकंड सेगमेंट जो दोस्तों ये है इनका, वो है ट्रक्स का सेगमेंट। और ट्रक्स वाले सेगमेंट में भी इनकी बड़ी अच्छी हिस्सेदारी है, क्योंकि इन्होंने वॉल्वो के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है। और आप ये देखेंगे कि ये दोस्तों यहाँ पर आप इनका ये देख सकते हैं, डीलर सेटिस्फेक्शन में ये नंबर 1 पर है। यानी ये आप देख सकते हैं सीवी मार्केट है 733, शायद हो सकता है आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, बट मैं आपको बता दूँ ये कमर्शियल व्हीकल मार्केट जो है वो उसमें आप इसको देखें कि जो डीलर का सेटिस्फेक्शन है वो आइशर मोटर्स का 832 है, जबकि टाटा का 726 है और अशोक लेलैंड का 712 है। यानी ये अपने डीलर्स को भी बहुत खुश रखते हैं और उन्हें भी अपने ब्रांड में शामिल करके चलते हैं। दोस्तों ये सारे इनके अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं और इस तरह से ये कंपनी अपने आप में एक नंबर 1 कंपनी बनती है। यहाँ पर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं 21, 22, 23 में और आगे भी ग्रो करते रहेंगे। टोटल रेवेन्यू इनका बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ थोड़ा सा 2021 में थोड़ा डाउन था, बट अगेन उसके बाद जो रिकवरी की है दोस्तों ये क्या ज़बरदस्त है। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है ये तभी हो सकता है जब कंपनी बहुत सिस्टमेटिकली अपनी बिजनेस को ग्रो कर रही हो। तो दोस्तों ये तो इसके थे आपके फंडामेंटल्स। अब हम चलते हैं इसके कुछ और फैक्टर्स को देखने के लिए और उसमें भी आपको बड़ा गर्व होगा इस पर। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, इसका मकसद आपको सिर्फ एजुकेशन देना है और आप किसी भी शेयर को किस तरह से एनालाइज करके किस तरह से आप उसके बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं वो बारीकियां समझाने का काम मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। लेकिन यहाँ कोई बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल करके और उसके बाद बात करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन इस नॉलेज को आप यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ ज़रूर सकते हैं। सो दोस्तों इस डिस्क्लेमर के साथ आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कंपनी के और कुछ नंबर्स की। और यहाँ आप देख सकते हो इन नंबर्स में कि यहाँ अब अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसका अभी प्राइस चल रही है 3,300 रुपये के आसपास और स्टॉक का PE 31 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी है 548 और आप देख सकते हैं डिविडेंड ये लगातार दे रहे हैं 1%। और आप ये देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है 27 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% जो कि ज़बरदस्त है। प्राइस टू वैल्यू बुक वैल्यू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अभी इसको हम लोग ज़्यादा देख नहीं सकते। ग्राम नंबर 1146 है जिसके मुकाबले में प्राइस थोड़ी प्राइसी है बट फिर भी इस ब्रांड के हिसाब से सही है। दोस्तों डेट तो ऑलमोस्ट नए के बराबर है। जिस कंपनी के पास में एंटरप्राइज वैल्यू 90,000 की हो उसके पास 288 करोड़ रुपए का डेट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। और प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 49% है जो लगभग कंट्रोलिंग स्टेक के लिए ज़रूरी है। सो दोस्तों अब इस कंपनी को सजेशन ये है कि इसे अपनी डायल्यूशन नहीं करनी चाहिए और अपनी शेयर होल्डिंग को अपने पास ही रखना चाहिए। हो सकता है कुछ दिनों में ये कंपनी अपनी कंट्रोल बढ़ाने के लिए बाय बैक ऑफर भी लेके आए, इसके भी चांसेस बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
इसके पी रेशियो की, और यहाँ मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अब जो अगले 5 मिनट है ना, वो पूरी तरह मुझे दे दीजिए और बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर कंपनी की वैल्यू छुपी हुई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सीधा स्क्रीन पर, अगर आप ध्यान दें तो ये जो ब्लू वाली लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों इसका प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर का मतलब प्रॉफिट पर शेयर, यानी हर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर में कंपनी ने कितना पैसा कमा के दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लगातार ग्रो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और फिर 2020 के आसपास में और 21 के आसपास में थोड़ा सा डाउन हुआ यहाँ से यहाँ तक। जब ये डाउन हुआ तब भी प्राइस बढ़ती रही। यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट के पंडित बैठे हैं ना, जिनको आप एक्सपर्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, ये नींदों में सोते रहते हैं। वो इसलिए सोते रहते हैं क्योंकि भैया जब प्राइस गिर रही थी, प्रॉफिट गिर रहा था, तो भी आप लोगों को रिकमेंडेशन दिए जा रहे थे कि आयशर मोटर खरीदो, आयशर मोटर खरीदो। ऐसा ही हुआ होगा ना, तभी तो प्राइस बढ़ी है। आप ये देखिए, एक तरफ प्राइस प्रॉफिट घट रहा है, दूसरी तरफ प्राइस बढ़ रही है। इस वजह से क्या हुआ कि कस्टमर्स जो जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे, उनका शेयर कुछ टाइम बाद में गिरना शुरू हुआ। क्यों गिरना शुरू हुआ? क्योंकि भाई जब प्रॉफिट था ही नहीं, प्रॉफिट डाउन हो रहा था, तो कंपनी का बिजनेस डाउन है। बिजनेस डाउन है तब भी ये शेयर मार्केट के गुरु बैठ के कह रहे, ये उन्होंने बताया नहीं कि बिजनेस डाउन है, ये कह रहे हैं आयशर मोटर खरीदो, आयशर मोटर खरीदो। अच्छा, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 साल से यही तो कहे जा रहे हैं। 10 साल से जो पोपाड़ी बजाए जा रहे हैं ना, वही तो बजानी है, आगे मेहनत करनी नहीं है। इसलिए इन्होंने कंपनी में ऐसे टाइम पर लोगों को रिकमेंडेशन दिया और फिर लोगों का पैसा डूबा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है कि गोइंग फॉरवर्ड, यानी अगर आप 2020 से आगे ध्यान दो तो 2022 तक इस कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हो छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग होती हुई। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस नहीं बढ़ रही है, प्राइस गिरती जा रही है। यानी कि जो यहाँ लोगों का मूड खराब हुआ था, वो अभी तक खराब ही चलता जा रहा है। और उन्होंने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारे साथ दोस्तों क्या होता है ना, कि हम लोग ना पैटर्न सीकर हैं। हम पैटर्न सीकर एनिमल्स हैं, जिनको हम ह्यूमंस कहते हैं। हमें ना पैटर्न की आदत है। हमें सोचते हैं कि हम बस स्टैंड पे पहुंचते हैं और अगर बस छूट गई, दोबारा गए फिर बस छूट गई, तो तीसरी बार हम ये मान ही लेते हैं कि हम पहुंचेंगे तो बस छूट जाएगी, चाहे बस वहाँ 5 मिनट से खड़ी हो। तो दोस्तों ये हमारी आदत है। तो अगर 2020 में लोगों ने सोचा कि ये तो भैया पैसा तो डूबेगा क्योंकि प्राइस गिरती जा रही, तो वो अभी भी मान के चल रहे हैं कि गिरती जा रही है। जबकि आपने नंबर्स में देखा ना कि प्राइस इसलिए गिर रही है क्योंकि लोगों ने माहौल नेगेटिव बनाया है, पर एक्चुअली तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप ही ने देखा ना, मैं थोड़े ना कुछ कह रहा हूँ, आपने देखा ना अपनी आंखों से। तो दोस्तों इसलिए एक इन्वेस्टर को हमेशा स्मार्ट होना ज़रूरी है। तो अब दोस्तों ये एक ऐसी वजह है जिससे इसमें कंपनी में ये वैल्यू क्रिएट हो गई है। देखिए ये वैल्यू गैप हो गया यहाँ से और यहाँ तक का। एक्चुअली अगर प्राइस चलती नॉर्मली तो यहाँ होती, बट प्राइस कहाँ है? यहाँ पे। इसलिए जिस पी रेशियो को आप मान के चल रहे थे कि ये 47, 48, 57 के, ये यहाँ पर 78 के आसपास था, वो पी रेशियो कितना रह गया? 33, उससे भी नीचे 31। तो इससे पता पड़ता है कि कंपनी में क्या है? वैल्यू है। और इतनी ज़बरदस्त कंपनी में अगर वैल्यू है दोस्तों, तो इस शेयर को कंसिडर करना तो बनता ही है। हालांकि मैं खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आपको इसकी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसको आपको रेडार पे रखना आपके लिए मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों नीचे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ आप इसके बाकी नंबर्स देखिए। अगर आप देखेंगे तो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो कोई कुछ भी कहे, कोई CNBC आवाज़ पे या कहीं मनी कंट्रोल पे या इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं पे कुछ भी कहे कोई, ये खरीद लो, ये इतने में बेच दो, नहीं 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 नहीं, आप डिटेल्स में जाओगे ना, सच्चाई सामने आएगी। सो ऑलवेज गो इन टू डिटेल्स बिकॉज द डेविल लाइज इन डिटेल्स। हालांकि द एंजल ऑल्सो लाइज इन डिटेल्स, आई शुड से। अच्छा, तो यहाँ आप ये देखिए कि ये 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है,
अभी कम 17% ही चढ़ा है साल भर में से। 31 का पीई है, सीएमपी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, डेट इक्विटी तो है ही नहीं, 0.02 का डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग 49% है, बाकी सबकी भी लगभग ऐसी ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पायोस की स्कोर इज़ ओके, करंट रेशियो इज़ गुड, बाकी नंबर्स आर फाइन। 3 years पी 27 था और अभी पी 31 है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 79%। दोस्तों 79% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल किसने दिया है? आइशर मोटर ने। उससे नेक्स्ट नंबर पे कौन है महाराज? यहाँ है टीवीएस मोटर्स। कितना दिया रिटर्न? 13%। बस इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, और इन्वेस्टर्स को पैसा दिया है सिर्फ 13% कमा के, 13%, और आइशर मोटर्स ने कितना दिया है? 79%। इस तरह से आपको पता करना होता है कि कंपनी में किस में दम है और किस में नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आए, तो अगर आप ये देखोगे तो इसकी कंपनी की सेल्स 5600 करोड़ थी, फिर ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अरे दोस्तों बढ़ती गई, थोड़ी सी कोविड के दौरान कम हुई और फिर से बढ़ रही है और कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसके बाद में आप देखिए कि इसका मार्जिन 10% था, फिर 11% हुआ, फिर 27% मार्जिन तक पहुंचा दोस्तों। यानी जो 100 रुपये पे 10 रुपये कमा रहे थे, अब वो 100 रुपये पे 27 रुपये कमाने लगे थे। और उसके बाद एक टाइम तो ऐसा भी आया 2018 में, जब 100 रुपये पे 31 रुपीज़ कमाने लगे थे। यानी मतलब ऐसा हुआ कि आपकी सैलरी 3 गुना हो गई। आप वही काम कर रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं, और सैलरी से मिलने वाली इनकम आपकी 3 गुना हो गई। पहले आप 30,000 की सैलरी थी, अब आपको उस पर 30% ज़्यादा मिल रहा है। 3 गुना नहीं, मतलब प्रॉफिट, हाँ वही 90,000 मिल गया आपको। सो उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन चला, थोड़ा कम हुआ, बट स्टिल 21% इज़ गुड। आप अगर टाटा मोटर्स में जाके देखो या किसी और कंपनी में, आपको पता पड़ेगा मार्जिन है कहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन है। फिर उसके बाद कंपनी ईमानदार है या नहीं है, उसका पता कैसे पड़ता है? उसका पता पड़ता है दोस्तों कि क्या कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। तो आप ये देखिए, इस कंपनी का एक तो ईपीएस ग्रो कर रहा है, अर्निंग पर शेयर लगातार ग्रो कर रहा है। दूसरा दोस्तों, हर साल इन्होंने अपना प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट निकाल के डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को दिया है। दैट मीन्स कंपनी जिम्मेदार है और ये रिस्पॉन्सिबल है और शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोस्तों, सेल्स ग्रोथ है 9% से 40% 10 साल में। 10 साल में जहां सेल्स 9% बढ़ी है, वहीं पर प्रॉफिट 25% बढ़ा है। भाई सेल्स मतलब 100 बाइक्स जो बेचते थे, वो उसकी जगह पे 10 साल में 9 यानी कि 109 बाइक बेचते हैं। लेकिन पहले जहां 100 रुपये पे जो कमाते थे, उससे 25% ज़्यादा कमा रहे हैं। इसी तरह से स्टॉक प्राइस देखें तो उतनी फेवर इन्होंने 10% की, मतलब वही प्रॉफिट की लाइन में ही चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है इसका। और अब दोस्तों बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि शेयर कैपिटल 27 है, रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स मतलब वो पैसा जो बैंक में पड़ा रहता है, तो ये कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। और बोरोइंग्स तो इनकी लगभग बहुत ही कम है, बाकी सब अच्छा है। अब मैं दोबारा से आपको एक ज़बरदस्त चीज़ इस कंपनी के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जो शायद ही कोई आपको बताने वाला है। आपको YouTube पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो एनालिसिस मैं करके दूंगा वो आपको कोई भी करके नहीं देगा, वो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आप चाहें तो मेरी बात को चेक करने के लिए सर्च करके खुद देख लीजिए। खरा सोना जो होता है ना, उसको किसी का डर नहीं होता है। तो यहाँ आपको सिर्फ खरा सोना मिलेगा, पीतल वगैरह दूसरी जगह पर लोग देते रहते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पर और अपनी ट्रांसपेरेंसी और मेहनत पर पूरा भरोसा करता हूँ। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं ये ज़बरदस्त चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। ये है दोस्तों इसका कैश कन्वर्जन साइकिल। आप ही देखिए कि पहले इसका कैश कन्वर्जन साइकिल शुरू से ही नेगेटिव चल रहा है। दोस्तों बहुत कम कंपनियां होगी जिनका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कैश डालते हैं, कंपनी कोई बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कैश स्पेंड करती है, खर्चा करती है, फिर माल तैयार होता है, फिर वो बिकता है, फिर उसके बाद में वो पैसा वापस आता है। इसको कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पैसा पहले आ गया और आपको अपने सप्लायर्स को देना बाद में है। यानी कि आपने सिर्फ अनाउंस किया
कि कल 10 बाइक्स इस शोरूम पे आएंगी और लोगों ने पहले ही पैसा देके खरीद ली और वो कह रहे हैं कि जी हमने बुक कर ली है, अब आप बता दो कब हमारे पास आएंगी। इसका मतलब माल बना नहीं, माल उससे पहले ही बिक गया। तो दोस्तों ये तभी होता है जब कंपनी का ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग हो और लोगों में उसकी बहुत डिमांड हो, तो ये इस कंपनी को एडिशनल एडवांटेज देता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें इसकी रेटिंग एजेंसीज की, तो दोस्तों वो भी ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों बीच में देखिए, मैं इसकी रेटिंग एजेंसीज का भी एक बार आपको थोड़ा सा दर्शन करवा देता हूँ कि आपने अभी तक जितनी रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स देखी होगी ना, आप चकरा जाओगे इसको देख के। अभी आपने क्या देखा होगा ना कि रेटिंग एजेंसीज क्या देती है, A-, A+। हाँ, अभी आप इधर आकर के देखो, ये वो कंपनी है जिसके डेट को क्या रेटिंग मिली हुई है दोस्तों, इसको मिली हुई है A+ आउटस्टैंडिंग। कहाँ कंपनियां कहती रहती थी हमारी तो स्टेबल है, अब पॉजिटिव हो गई, ये हर एंगल पे आउटस्टैंडिंग है, यानी ज़बरदस्त है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और आप ये देखिए कंपनी के बारे में आप ये देखेंगे तो फंड बेस्ड लिमिट्स इनकी आउटस्टैंडिंग, फंड बेस्ड जो लिमिट्स है वो है इनकी स्टेबल। और उसके बाद में ये तो हिस्ट्री है पास्ट 3 ईयर्स के अंदर, और साथ में बाकी सब जगह आपको AAA रिजल्ट्स नजर आएंगे, यानी रेटिंग A+ और AAA, यही रेटिंग्स है इस कंपनी की। तो ऐसी रेटिंग्स कहाँ देखने को मिलती है, अगर आप ये देखोगे तो ये इस कंपनी की ऑनरशिप है अलग अलग कंपनीज में, वो भी आप यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पर इन सब से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है ये पहले वाली, कि लॉन्ग टर्म जो फंड लिमिट्स है वो इसकी आउटस्टैंडिंग है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो बेस्ड लिमिट्स है वो आउटस्टैंडिंग है, और बाकी की सब चीज़ें आउटस्टैंडिंग है। इसका कारण इन्होंने क्या बताया है, इसका कारण भी इन्होंने यहाँ पर बताया है इसके अंदर, इस रिपोर्ट में नहीं है, मैं दूसरी रिपोर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। और वो यही है कि वो ये कहते हैं कि ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है बिकॉज इसके फाइनेंशियल्स बहुत क्लीन है। ये देखिए दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, क्रेडिट की स्ट्रेंथ क्या है इसकी, एस्टेब्लिश्ड नीश ब्रांड पोजिशनिंग, कंटिन्यूड लीडरशिप पोजीशन इन मिड वेट प्रीमियम सब सेगमेंट। सो इसके ब्रांड के पास 90% मार्केट शेयर है 250cc मोटरसाइकिल्स में। देख रहे हो आप, ये पढ़िए आप ध्यान से, दिस ब्रांड हैज़ 250cc की मोटरसाइकिल्स में 90% मार्केट शेयर, विच इज़ वेरी पावरफुल। रोबस्ट फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, यानी कि इसमें रिस्क नेग्लिजिबल डेट है। ये क्या लिखा हुआ इधर, नेग्लिजिबल डेट है, मैं नहीं बोलता, ये इकरा बोल रहा है जो रेटिंग एजेंसी है। फिर एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट रेंज एंड इम्प्रूविंग टेक्निकल कैपेबिलिटी। तो दोस्तों ये ओवरऑल इस कंपनी को एक बहुत पावरफुल कंपनी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके टेक्निकल्स को जल्दी से देख लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आई एम रियली सॉरी, मैं चाह करके भी इसमें से कुछ कटौती नहीं कर पाया, क्योंकि मैं चाहता था सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने रखा जाए। टेक्निकल्स में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कंपनी कंटिन्यूसली एक सही ग्रोथ पाथ पे है। 2010-12 के बाद जब से इन्होंने क्लासिक लॉन्च की थी, आप ये देखिए कंपनी लगातार हाई बॉटम्स एंड हाई टॉप्स बना रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ, ये देखिए ये जो है ये हाई एंड ये बना हुआ है, यहाँ पर ये जो टॉप एंड बॉटम्स है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बॉटम्स हाई होते जा रहे हैं, आगे से आगे हाई होते जा रहे हैं, और टॉप्स भी हाई से हाई होते जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। अब इसके बाद दूसरी जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है दोस्तों कि इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, यानी पहले देखिए वॉल्यूम कितना कम था, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा, और अब ये एक कंसिस्टेंट लेवल पे है। बट रिसेंटली अभी इसका वॉल्यूम और ज़बरदस्त बढ़ा है। ये देखिए इस दिन यानी कि लास्ट डे इसका वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त था। अब मेरी दोस्तों यहाँ पर राय है कि ये एक प्राइस चैनल बन रहा है इसके अंदर, और ये प्राइस चैनल इस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ ना एक थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस है। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक बाइंग सिग्नल इसमें बन रहा है। लेकिन इसके बाद एक सेकेंड है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइंग सिग्नल तब बनता है जब मूविंग एवरेजेस 2 या 2 से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को।
लेकिन सेकंड चीज़ जो है वो दोस्तों यहाँ आप ये देखोगे कि इसके अलावा ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर ये जो प्राइस चैनल आप लगातार देख रहे हो, इसमें यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और वेट ये करना चाहिए क्योंकि यहाँ एक छोटा सा रिस्क क्या है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के चांसेस हैं, जिसके कि कम है चांसेस कि ये इस तरह से शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, और ये हुई दोस्तों इसकी नेकलाइन। तो अगर ये नेकलाइन को तोड़ के नीचे निकलता है ना दोस्तों, तो फिर ये कम से कम प्राइस जितनी यहाँ ऊपर है उतनी ही नीचे जाएगी फिर ये। तो इसलिए आप वॉचफुल रहिएगा कि यहाँ मत खरीदेगा। अभी यहाँ है, थोड़ा दिन रुक जाइए। ये प्राइस हो सकता है इसको तोड़ के यहाँ सस्टेन नहीं करे और वापस बाउंस बैक करके ऊपर चली जाए। तो अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो दोस्तों इसके 1000 रुपये ऊपर जाने के साफ साफ चांसेस हैं, क्योंकि फिर ये ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू ट्रेंड हो जाएगा और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ समय के लिए वेट करिए, यहाँ पर नज़र रखिए कि क्या ये स्टॉक प्राइस वापस ऊपर ग्रो कर रहा है क्या। कुछ दिनों तक ग्रो करते हुए इसे देखिए, रेड की जगह ग्रीन कैंडल्स की कंटिन्यूस फॉर्मेशन देखिए, और उसके बाद में आप अप ट्रेंड को इसके बारे में मान सकते हैं। सो दोस्तों ये इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने दोस्तों बहुत मेहनत की है, आप जानते हो, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि पूरे YouTube पर आपको इतनी गहराई से रिसर्च करके देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी कुंडली के पहले भाव में शनि है, और वो भी वक्री, यानी रिसर्च करना और ईमानदारी से अपनी बात रखना मेरी आदत है। और दोस्तों इसीलिए आपको ईमानदार राय चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही है, बेल आइकन को ऑन करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि जो पसीना मैंने बहाया है उसका आपको भी कुछ ना कुछ आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अपने कोई क्वेश्चंस है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो मुझे ज़रूर पूछिए। जिस शेयर के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मैं उन पर ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों एक खास बात, सही नॉलेज किसी भी व्यक्ति के नुकसान होने से बचा सकती है, और सही नॉलेज ना होने से कोई भी व्यक्ति नुकसान खा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ये आपको करना ही है। तो दोस्तों मैंने अपना पार्ट मेहनत से कम पूरा किया है, अगर कोई कमी रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, अगर आप अपना मेहनत का काम करेंगे, इसे मैक्सिमम जगह पे शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार रहूँगा, और ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए मेरी इच्छा और बढ़ जाएगी। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके से एक और स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।